ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में आयनिक रेडियाई के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। अगेन, जिन्होंने ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो से आयनिक रेडियाई समझ सकते हैं। ओके, आयनिक रेडियाई देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था एक एटम का एग्जैक्ट रेडियाई मेजर नहीं किया जा सकता, तभी एटम के रेडियाई को 3 अलग अलग टर्म्स में स्टडी किया गया था। अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक मतलब जब एक आयन फॉर्म होता है तो उसका रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई की अगर बात हो रही है तो दैट मीन्स ये आयनिक बॉन्डिंग में ही आ रहा होगा, ठीक है ना। आयनिक रेडियाई कैसे स्टडी किया जाएगा? उन आयंस के लिए स्टडी किया जाएगा बच्चों जो आयंस फॉर्म कर रहे हैं या आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl कैसे बनता है? Na+ और Cl- के कॉम्बिनेशन से बनता है NaCl। अंडरस्टूड? तो Na+ और Cl- ये 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जब Na+ और Cl- आयंस ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो Na पे ये जो प्लस चार्ज आता है, तो इस प्लस चार्ज का अपना एक फोर्स होता है, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल लाइंस। इन्हें बोला जाता है पॉजिटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सेम वे में जो नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन, उसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक पहुँच रहा है, ये वो लाइंस हैं, ये वो फील्ड शो कर रहा है। दीज आर नेगेटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस। अंडरस्टूड? तो अब आयनिक रेडियाई क्या है? इसके सेंटर से लेकर, ये एक Na+ का आयन है, उसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर कहाँ तक इस इलेक्ट्रिक फोर्स का इन्फ्लुएंस जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ तक इन्फ्लुएंस ले जा रही हैं, उसे बोला जाएगा आयनिक रेडियाई। सो आयनिक रेडियाई इज डिफाइंड एज इन्फ्लुएंस of its charge or electrical lines of forces up to a distance from center of nuclei। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से लेकर जिस डिस्टेंस तक ये फोर्स जा रहा है उसे बोला जाएगा आयनिक रेडियाई। ओके, अब आयनिक रेडियाई के बाद अगर मैं बोलूँ कि आयंस कैसे बनते हैं, हमेशा या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोला जाता है कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे बन गया Na+। अब हमेशा एक कैटायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से स्मॉलर ही होगा। तो अब ये एक कंसेप्ट है कि वाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। Na+ Na से स्मॉलर होगा। वाई? बिकॉज Na+ इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे तो Na+ में कितने रह गए? 11 प्रोटॉन बट 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा इन्फ्लुएंस किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर रिड्यूस हो गया, प्रोटॉन उतने ही हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियर का पुल इंक्रीज हो गया। इस केस में न्यूक्लियर पुल इंक्रीज एंड न्यूक्लियर पुल इंक्रीज, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स फील मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड साइज डिक्रीजेस। So always a cation will be smaller in size than an anion. Understood? अब हम बात करें एनायन की। एनायन में क्या होगा स्टूडेंट्स? सपोज एनायन लिया हमने, Cl में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, बन गया Cl-। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन। Cl- में हो गए 17 प्रोटॉन बट 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, सो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, so that means
इलेक्ट्रॉन्स पे लेस अट्रैक्शन लग रहा है, सो साइज इंक्रीज. सो ऑलवेज एनायन विल बी लार्जर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम. अंडरस्टूड. तो ये बात हो गई कैटायन और एनायन के साइज के कंपैरिजन की. अब मैं आपको बताती हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑल दोज स्पीशीज which contain same number of electrons are called isoelectronic. For example, Na+. Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. तो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10. F-, F का एटॉमिक नंबर 9. 9 + 1 again 10. Mg2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12. 12 - 2 again 10. So all these Na+, F-, Mg2+ are isoelectronic because they have same number of electron. और भी कोई स्पीशीज जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगी. तो जिन भी एटम या आयन में, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज वाला हो, अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उन्हें क्या बोला जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस. अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ F-, Na+, Mg2+, O2-, Al3+, नियॉन. आप चेक करिए, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन इक्वल है पर प्रोटॉन थोड़ा ना इक्वल है, तो ऐसा तो है नहीं. इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो सबका साइज इक्वल होगा. अब इनका साइज आप कैसे चेक कर सकते हैं किसका ज़्यादा है किसका कम है? सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ये बात अप्लाई हो रही है. मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द साइज. मोर इज द नेगेटिव चार्ज, लार्जर इज द साइज. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? अब आपको अगर इनको अरेंज करना है सपोज साइज के अकॉर्डिंग, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉलर रेडियाई. सबसे कम हो गया Al3+, फिर Mg2+, फिर Na+, फिर एक न्यूट्रल एटम नियॉन, फिर F- और फिर O2-. तो ये हमने अरेंज कर दिया. अंडरस्टूड. इस कंसेप्ट के बेसिस पे अरेंज किया है. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडियाई, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा रेडियाई. लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पे अप्लाई हो रहा है, हर जगह नहीं, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पे. ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये टॉपिक था बच्चों आयनिक रेडियाई का. ये हम बात कर रहे थे अभी तक आयनिक रेडियाई की. अब अगर मैं कहूँ सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी. तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज ही होगा बच्चों, उनके आयंस का साइज भी उतना ही इंक्रीज होगा. ठीक है ना? ऐसे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है तो आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगा. ठीक है, ये वही कंसेप्ट फॉलो होगा. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी. बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी हो या एंथैल्पी हो एक ही चीज़ है. सिर्फ ये एंथैल्पी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ये एंथैल्पी भी एक तरीके की एनर्जी है. अभी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या होता है. एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनर्जी को तो E से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंथैल्पी को H. H भी एक एनर्जी है जिसे कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर किया जाता है. एनर्जी मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी.
ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। क्या बस एनर्जी की डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप स्टार्टिंग एनर्जी से कर लेना, एंथैल्पी की आए तो आप स्टार्टिंग एंथैल्पी से कर लेना, बाकी कंसेप्ट वही है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल gaseous atom is called ionization energy from valence shell of neutral gaseous atom। इसका क्या मीनिंग है? सपोज सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहली बात तो सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में होना चाहिए, आइसोलेटेड, न्यूट्रल भी और आइसोलेटेड भी। आइसोलेटेड वर्ड का क्या मीनिंग होता है बच्चों? ये बिल्कुल इस टाइम अलग है, एकदम किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, और गैसियस फॉर्म में भी है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस टाइम कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, और क्या बना लेगा? Na+। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कुछ अमाउंट, उसको क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बच्चों, उसका साइन होता है पॉजिटिव। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी पॉजिटिव, अगर किसी प्रोसेस में रिलीज हो रही है देन नेगेटिव। अंडरस्टूड? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमेशा साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अंडरस्टूड? ओके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट बच्चों ये हो गया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम पढ़ें फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फर्स्ट पॉइंट हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सपोज एक स्मॉल एटम है, एक लार्जर एटम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा कहाँ लगेगा? ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, स्मॉल एटम में। स्मॉल एटम विल हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू अ लार्ज एटम। यहाँ कम होगा, लो न्यूक्लियर चार्ज। तो जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी यहाँ ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो IE विल बी ग्रेटर देन हेयर इन दिस कंडीशन। ठीक है ना? IE ऑफ स्मॉलर एटम इज ग्रेटर देन IE ऑफ लार्जर एटम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड कर रही है। सेकेंड, एटॉमिक साइज, वही जो मैं आपको समझा रही हूँ, एटॉमिक साइज पे ही तो डिपेंड करता है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा, तो IE कम हो गई। लेफ़्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट होता जा रहा है, डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। अंडरस्टूड? तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। ये एक नया कंसेप्ट है बच्चों आप लोगों के लिए, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। देखिए अब इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या है शील्डिंग इफेक्ट। जैसे कोई एक एटम है स्टूडेंट्स, ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल्स हैं। ठीक है, ये वैलेंस शेल है और ये क्या है? बीच में आने वाली शेल्स हैं। जो शेल्स न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में आती हैं उन्हें बोला जाता है इंटरवीनिंग शेल्स। इंटरवीनिंग मतलब जो बीच में आ रही हैं। इंटरवीनिंग शेल्स तो ये सभी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किसे कंसीडर करते हैं? सेकेंड लास्ट को। अब ये जो सेकेंड लास्ट शेल है बच्चों, ये
क्या करेगी, ये वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में एक शील्ड की तरह एक्ट करेगी, एक बैरियर, और न्यूक्लियस के चार्ज को यहाँ तक पहुँचने से रोकेगी। तो जो न्यूक्लियर के चार्ज में रिडक्शन आएगा ड्यू टू दिस इंटरवीनिंग शेल, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, रिडक्शन इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंटरवीनिंग शेल्स, बीच में आने वाली शेल्स की वजह से, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब यहाँ पर ये शेल कौन सी है, इससे पता चलेगा कि वो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है या कम है। हर शेल का शील्डिंग इफेक्ट एक जैसा नहीं होता, किसी का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है ये देखकर यहाँ पर कौन सी शेल है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, किसका कम है। कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि शील्डिंग इफेक्ट कैसे डिसाइड होगा। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट डिसाइड करने के लिए बच्चों क्या कंसेप्ट लगाना है हमें, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर। शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर SPDF, ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। इसका क्या मीनिंग है कि S का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। मीनिंग ये निकला कि जैसे ये अगेन ये वाली वैलेंस शेल है, ठीक है, इस वाली शेल को हम देख रहे हैं कितना अच्छा शील्ड है। अगर यहाँ पे S है तो वो बहुत अच्छी शील्ड है, गुड शील्डिंग इफेक्ट रखेगी, एक बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट रखेगी। और अगर सपोज यहाँ पर F है तो उसका सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ S है या F है, इससे डिसाइड होगा शील्डिंग इफेक्ट कैसा है। तो किसी कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ S आ रहा होगा, किसी में P आ रहा होगा, किसी में D और किसी में F। तो आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा शील्ड है, ये ऑर्डर बता दिया गया आपको। तो अगर यहाँ पर S आ रहा है और उसका शील्डिंग इफेक्ट हाई है, हाई शील्डिंग इफेक्ट, तो वो क्या करेगा बच्चों, जो जितना अच्छा शील्ड है न्यूक्लियर चार्ज को वो उतना कम कर देगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज को बहुत कम कर दिया। न्यूक्लियर चार्ज को बहुत कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज पहुंच ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो गया, ईजी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम ईजी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या इफेक्ट पड़ा, डिक्रीज हो गई। समझ गए ना। अब यही F सब शेल होती है, अगर यहाँ पर मान लो उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता तो वो अच्छी शील्ड नहीं बन पा रही, तो न्यूक्लियर चार्ज को ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर पा रही, डज नॉट डिक्रीज मच, डिक्रीज तो होगा पर ज़्यादा नहीं। जब ज़्यादा डिक्रीज ही नहीं होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्ट रहेगा, डिफ़िकल्ट। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी शील्डिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली। अंडरस्टूड। तो ये कंसेप्ट है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट का। आ गई बात समझ में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और शील्डिंग इफेक्ट। अब फोर्थ फैक्टर है, ये जो अभी तक हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बच्चों, पेनिट्रेशन पावर होती है ये जो SPDF, ये क्या है, सब सबशेल्स। सबशेल्स कहाँ होती हैं, शेल्स के अंदर होती हैं। तो ये सारी सबशेल न्यूक्लियस के आसपास ही तो हैं कहीं ना कहीं, कहीं S है, कहीं पर P है, कहीं D है। अब इसमें से जो इनकी शेप है, इन सब की शेप भी अलग अलग है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
तो बच्चों इनकी शेप के हिसाब से इनकी न्यूक्लियस के पास रहने की अलग अलग टेंडेंसी है। तो एस की शेप तो स्फेरिकल है, हमने पढ़ लिया। एस सबसे क्लोजेस्ट रह सकता है न्यूक्लियस के, एस विल बी क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, उसकी टेंडेंसी न्यूक्लियस के पास रहने की सबसे ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग ये निकला एस की पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब हो गया न्यूक्लियस के क्लोजर तक पेनिट्रेट होने की टेंडेंसी एस की सबसे ज़्यादा है। तो जब एस की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसीलिए तो एस का शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा था। पेनिट्रेशन पावर और शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई सबशेल जितना क्लोजर रह सकती है उतना ही वो अच्छी शील्ड भी बन सकती है। तो इसीलिए ये पेनिट्रेशन पावर से रिलेट हुआ शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट से रिलेट हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अंडरस्टूड? और ये पेनिट्रेशन पावर किस पर डिपेंड कर रही है? इनकी शेप पे। शेप एक्सप्लेन कर रही है कौन न्यूक्लियस के क्लोजर रह सकता है और कौन नहीं रह सकता। अंडरस्टूड? तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है कि किस फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ओके, सम मोर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।